हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे हो गए। और सीटेट का एग्ज़ाम हमारा 21 जनवरी और आज हो गया हमारा 12 तारीख। तो बहुत पास ही है, कुछ कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो इसमें हम प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लेंगे तो हमारा काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अगर एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग और इसके बाद हम प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो हमारा सीटेट बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर हो जाता है ना। तो आज जो मैं प्रीवियस ईयर लेके आई हूँ ये है आपका 1 फरवरी 2023 का। और ये मैं हिंदी का प्रीवियस ईयर करा रही हूँ। और 1 फरवरी का ही मैंने सीडीपी भी करा दिया है और ईवीएस भी करा दिया है, ठीक है। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो आप वो प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर लीजिए। हिंदी करेंगे, इसके बाद हम मैथ भी करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बता देती हूँ। यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है, पैसेज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज फर्स्ट की हिंदी है। तो अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी रखते हैं और लैंग्वेज सेकेंड में अगर आप इंग्लिश संस्कृत कुछ भी रखते हैं तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, लैंग्वेज फर्स्ट में आपने जिस भी लैंग्वेज को रखा है, आप कोई भी लैंग्वेज रखिए, चाहे इंग्लिश रखिए, चाहे हिंदी रखिए, चाहे संस्कृत रखिए, कुछ भी रखिए। तो लैंग्वेज फर्स्ट में आपको एक गद्यांश देता है और एक पद्यांश देता है, ठीक है। आपको ये गद्यांश हो गया, इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको यहाँ पे एक पद्यांश देखने को मिलेगा और ये होता है आपका लैंग्वेज फर्स्ट में। ये देखिए, ये काव्यांश दिया हुआ है जिसको हम पद्यांश भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ये लैंग्वेज फर्स्ट में होता है। लेकिन लैंग्वेज सेकेंड में क्या चेंज होता है कि लैंग्वेज सेकेंड में आपको दो गद्यांश ही दिया होता है, ठीक है। ये काव्यांश, ये जो पोयम आप देख रहे हैं, ये आपका लैंग्वेज सेकेंड में नहीं होता। आपको लैंग्वेज सेकेंड में इसी तरह का अनुच्छेद गद्यांश मिलेगा और वो दो मिलेगा। इसीलिए लैंग्वेज सेकेंड जो है वो लैंग्वेज फर्स्ट से थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि इसको आप जो ये स्टोरी की तरह दिया हुआ है इसको पढ़ के करने में थोड़ा इजी है। लेकिन जहाँ पे पोयम दे देता है तो उसके भाव को समझ करके सॉल्व करने में थोड़ी सी वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। जैसे इंग्लिश में ही अगर यहाँ पे पोयम पोइट्री दे दिया तो उसमें अच्छे अच्छों की बुद्धि घूम जाती है। इसीलिए आपका जो सब्जेक्ट अच्छा है, जैसे आपकी हिंदी अच्छी है तो आप उसको लैंग्वेज फर्स्ट में ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपका लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकेंड में। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस गद्यांश को हम पढ़ेंगे। बात 20वीं सदी की शुरुआत की है। दक्षिण भारत के एक विद्यालय में गणित की कक्षा चल रही थी। अध्यापक विद्यार्थियों को भाग देने की विधि समझा रहे थे। अध्यापक ने बताया, अगर 4 आमों को 4 बालकों में बांटा जाए तो प्रत्येक को एक आम मिलेगा। इसी तरह से अगर 10 आमों को 10 व्यक्तियों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक को एक आम मिलेगा। आगे वह बोले, अगर किसी संख्या का उसी संख्या से भाग किया जाए तो भागफल हमेशा एक ही होता है। कक्षा के एक मेधावी छात्र को यह सूत्र की गलती समझ में आ गई। इस सूत्र की गलती समझ में आ गई। उसने पूछा, महोदय, अगर 0 आमों को 0 व्यक्तियों में बांटा जाए तो क्या प्रत्येक को एक आम मिलेगा। इस असाधारण प्रश्न को सुनते ही अध्यापक कुछ विचलित से हुए। वे डांट कर बोले, 0 का कोई मान नहीं होता। पर विद्यार्थी ने आत्मविश्वास से के साथ कहा, महोदय, 0 का मान होता है। अगर 2 के बाईं ओर हम 0 एक 0 रख दें तो 20 हो जाता है। इसी में एक और 0 बढ़ा दे तो 200 हो जाता है। यह विद्यार्थी आधुनिक युग में भारत का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ कहलाया। तो आपका यहाँ पे एक पैसेज दिया जिसको मैंने पढ़ा और अब हम सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, अध्यापक विद्यार्थियों को कौन सी प्रक्रिया समझा रहे थे। जोड़ की प्रक्रिया, घटा की प्रक्रिया, भाग करने की प्रक्रिया या फिर गुणा करने की प्रक्रिया। तो सिंपल हमने जो पैसेज पढ़ा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टीचर बच्चों को भाग करने की प्रक्रिया को सिखा रहा था, इसीलिए आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है राइट। अब हम आगे देखेंगे।
फिर आपका पैसेज है, क्योंकि ये जो पेपर है उस टाइम पे ऑनलाइन मोड हो गया था आपका सीटेट एग्ज़ाम, है ना, इसीलिए हर पेज पे आपको ये पैसेज देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तो हमारा ऑफलाइन है, तो ऑफलाइन में आपका एक पैसेज दे दिया, इसके बाद आपका सिर्फ क्वेश्चन ही दिया होता है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, इस गद्यांश में भारत के किस क्षेत्र के विद्यालय का प्रसंग है? तो शुरुआत में ही लिखा हुआ है दक्षिण भारत। ठीक, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड, दक्षिण भारत। देखिए कितना इजी है ये पैसेज पढ़ के आंसर देना, इसमें ग्रामर भी आएगा। फिर आपसे पूछा है गद्यांश के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, कि अगर 10 आमों को 10 व्यक्तियों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक को एक आम मिलेगा। ठीक है, आगे देखेंगे। छात्र का प्रश्न सुनकर अध्यापक की क्या प्रतिक्रिया थी? अध्यापक कुछ विचलित से हुए, वो विचलित हो गए थे। ठीक, ये आपका राइट हो गया। फिर है, अध्यापक ने विद्यार्थी को क्या उत्तर दिया? जब विद्यार्थी ने अध्यापक से प्रश्न पूछा था तो अध्यापक ने क्या उत्तर दिया था उसको, कि शून्य का कोई मान नहीं होता। उन्होंने यही बोला कि शून्य का कोई मान नहीं होता, इसीलिए सेकेंड वाला आपका राइट है। फिर आगे देखेंगे, छात्र को अध्यापक से प्रश्न पूछने की आवश्यकता हुई क्योंकि छात्र को अध्यापक के बताए सूत्र में गलती नजर आई थी, इसीलिए उन्होंने प्रश्न पूछा था। फिर है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है वो भिन्न है? सर्वश्रेष्ठ, विद्यार्थी, मेधावी, असाधारण। तो देखिए ये तीनों हैं, सर्वश्रेष्ठ, मेधावी, असाधारण, ये तीनों आपका विशेषण है। लेकिन विद्यार्थी जो है ये क्या है, आपका संज्ञा है, इसीलिए ये अलग है। क्योंकि हम बोलते हैं ना वो बहुत सर्वश्रेष्ठ है या बहुत मेधावी छात्र है, असाधारण पुरुष है, तो हम उस पर्टिकुलर इंसान की क्या करते हैं, विशेषता बतलाते। तो ये तीनों तो विशेषण हो गए, और बच्चा एक विद्यार्थी जो कि है हमारा संज्ञा, इसीलिए ये सेकेंड वाला ऑप्शन जो है ये यहाँ पे सही हो जाता है, क्योंकि यही भिन्न है। इसके बाद है यहाँ पे, विद्यालय का संधि विच्छेद सिंपल है, विद्याधन आलय। देखिए ग्रामर आपका बहुत नॉर्मल है, थोड़ा बहुत जो भी आपने पढ़ा है उतने से आपका काम हो जाएगा, नहीं तो आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, वैसे इतना ग्रामर सबको आता है। आत्मविश्वास का समास विग्रह है, तो सिंपल है ये, आत्मविश्वास का समास विग्रह है आत्मा पर विश्वास, क्योंकि ये तत्पुरुष समास है। फिर आपका वहाँ पे पैसेज खत्म हो गया। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे काव्यांश, इसको पढ़ के हम उत्तर देंगे, इसके बाद हिंदी पेडागॉजी आपकी आ जाएगी। ठीक, यथा समय मुकुलित हो, यथा समय पुष्पित हो, यथा समय फल दे आम और जामुन, लीची और कटहल, तो फिर मैं ही बांझ रहूं, मैं ही न दे पाऊं परिणत प्रज्ञा का अपना फल। यह कैसा होगा, यह क्यों कर रहा होगा? सलिल को सुधा बनाए तटबंध, धरा को मुदित करे नियंत्रित नदियाँ, तो फिर मैं ही रहूं निर्बंध, मैं ही रहूं अनियंत्रित। काव्यांश में किन फलों के पुष्पित होने की बात हुई है? तो आम, जामुन, लीची, कटहल की बात हुई है। थर्ड ऑप्शन सही है, आम, जामुन और लीची। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, कवि द्वारा स्वयं किस फल को देने की बात की गई है? बुद्धि और प्रतिभा का फल, क्योंकि यहाँ पे जो ये दिया गया है परिणत प्रज्ञा का अपना फल, ठीक है, तो ये जो है इसका अर्थ है बुद्धि और प्रतिभा के फल की बात यहाँ पे हो रही है। यही है ना, आपको भावार्थ उसका समझना पड़ेगा, इसीलिए ये सेकेंड जो लैंग्वेज होता है वो थोड़ा इजी होता है। किन पंक्तियों के माध्यम से कवि के आश्चर्य भाव का पता चलता है? वो है, तो फिर मैं ही बांझ रहूं,
क्योंकि इस पंक्ति में कवि स्वयं को बहुत आश्चर्य से देखता है। ठीक है, फिर है आपका पृथ्वी को आनंदित करने में किसका योगदान है? नदियों का, मिट्टी का, बुद्धि का या फिर मनुष्य का? फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है, नदियों का। ठीक, आगे देखेंगे किन पंक्तियों में सृजन का भाव झलकता है? यथा समय पुष्पित हो। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। फिर आगे देखेंगे यथा समय का अर्थ होता है समय के अनुसार। यथा समय, अच्छा ये सेम है, यथा समय पुष्पित हो। यहाँ पे पूछ भी दिया कि यथा समय से तात्पर्य है समय के अनुसार। इसके बाद आगे देखेंगे भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है? किसी बोली की कई भाषाएं हो सकती हैं, बोली और भाषा एक ही है? नहीं, एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं, बोली और भाषा पारस्परिक रूप से बोधगम्य है। इसका जो है थर्ड ऑप्शन आपका सही है कि एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। बोली तो जगह जगह पे चेंज हो जाती है। आप जौनपुर चले जाइए, आपको हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके की टोन में वो बोलियां मिल जाएंगी सुनने को। इसके बाद है आपका निपुण क्या है? ठीक है, तो देखिए ये जो निपुण है इसका अर्थ क्या होता है कि संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए काम कर। जो निपुण है ये भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य है कि जो 3 से 9 वर्ष के बच्चे हैं उनके सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना, ये इसका उद्देश्य है। तो संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता, इसीलिए यह कार्यक्रम के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन, संख्या ज्ञान समुन्नत कराने का कार्यक्रम है, या यह विद्यालयी बच्चों के लिए शिक्षा का कार्यक्रम है। यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में पठन और गणितज्ञ कौशल विकसित करने का कार्यक्रम है। यही वाला सही है क्योंकि इसमें बच्चों को संख्यात्मक ज्ञान के साथ, मतलब गणितीय ज्ञान के साथ पठन में निपुण बनाना। ओके, ये निपुण का देखिए, इससे क्वेश्चन इस बार भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये जो है ना, ये सन 2021 में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी निपुण की। फिर है निम्नलिखित में से किसे ग्राहक कौशल कहेंगे? पठन और श्रवण को, पठन और वाचन को, लेखन और श्रवण को, लेखन या फिर वाचन को। तो देखिए ग्राहक कौशल क्या होता है? जिससे हम ग्रहण करते हैं। जैसे कि भाषा के 4 रूप हैं, कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक, जिसको हम बोलते हैं LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो ये सीक्वेंस में होता है। सबसे पहले बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वो सुनता है, सबसे पहला काम सुनता है, उसके बाद वो बोलता है। ठीक है, फिर पढ़ता है, उसके बाद ये लिखता है। तो ये एक क्रम में चलता है। इसमें से जो हम ग्रहण करते हैं, हम किसी भी चीज़ को ग्रहण कैसे करते हैं? 2 तरीकों से। एक तो जब हम पढ़ते हैं, जैसे हम बुक पढ़ रहे हैं तो हम उस ज्ञान को खुद में ग्रहण कर रहे होते हैं, है ना। किसी राइटर की बुक है, लिखी हुई है और हम उसको पढ़ रहे हैं तो उसका जो ज्ञान है हम उसको ग्रहण कर रहे हैं। ठीक, तो एक तो पढ़ना हो गया, पढ़ने को हम कहते हैं पठन। एक तो इससे हम ग्रहण कर रहे हैं और दूसरा हम ग्रहण कर रहे हैं सुन करके। जब क्लासरूम में टीचर हमें पढ़ाते हैं तो हम उनकी बातों को सुनते हैं और वो ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण कौशल 2 हैं। कौन से? एक तो पढ़ना और दूसरा सुनना। इसीलिए ए ऑप्शन आपका सही है। पठन और वाचन, यानी कि जो पढ़ना और सुनना है, जो पढ़ना और सुनना है ये आपका ग्राह्य कौशल है। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ देता कि अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या है, तो वो आपका हो जाता है लेखन और वाचन। क्योंकि हम अपनी बातों को अभिव्यक्त कैसे करते हैं? 2 तरीके से। एक तो लिख के करते हैं,
ठीक है, हम जैसे एग्ज़ाम्स में हम लिखते हैं तो हमें उस जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसका आंसर हम अभिव्यक्त करते हैं, लिखते हैं। एक तो वो हो गया, और दूसरा बोल करके हम किसी को कुछ बताते हैं, अपनी बातों को अभिव्यक्त करते हैं, तो बोल के करते हैं, या तो लिख के करते हैं या तो बोल के करते हैं, है ना। तो पठन और श्रवण ये ग्रहणात्मक है, क्योंकि इन दोनों से हम ग्रहण करते हैं, और लेखन और वाचन ये अभिव्यक्तात्मक कौशल है, क्योंकि इन दोनों के माध्यम से हम अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, फिर है आपका बहुभाषावाद क्या है। विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्यापन, कार्यालयी भाषा, सह कार्यालयी भाषा या अंग्रेजी का अध्यापन, विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम, विद्यालय में रचनात्मक वर्षों में कम से कम 3 भाषाओं का शिक्षण। तो देखिए ये क्या है, विद्यालयों में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम, थर्ड ऑप्शन ये सही है। फिर है आपका कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा, देखिए आपका यहाँ पे ये सब पेडागॉजी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ से आपकी पेडागॉजी स्टार्ट हो गई है यहाँ से। इसके बाद है कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु व वाहन वाले अपने खिलौने लेकर के आएं। कक्षा 2 की एक टीचर हैं, उन्होंने अपने बच्चों से कहा, विद्यार्थियों से, कि शब्द संपदा को सीखने के लिए आप अपने घर से जो पशु और वाहन वाले खिलौने हैं उसको लेकर के आइएगा। तो ये जो भाषा शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से ये खिलौने क्या हैं, शिक्षण सामग्री है या वास्तविक सामग्री है, या फिर वास्तविक वस्तुएं हैं, या फिर ये प्रदत्त कार्य है। तो देखिए ये इसका सेकेंड ऑप्शन सही है कि ये जो है ये वास्तविक सामग्री है, क्योंकि बच्चों के लिए तो वही वास्तविकता है ना, वो जो खिलौने से खेलते हैं वही उनकी दुनिया होती है, और उसी से उन चीज़ों को वो समझ रहे होते हैं। ठीक है, इसीलिए सेकेंड ऑप्शन ये सही है। कक्षा 3 की एक बालिका आई थिंक अब दिख रहा होगा आपको, कक्षा 3 की एक बालिका शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ लेती है या पढ़ लेती है। कक्षा 3 की एक बच्ची है जो शब्दों के प्रत्येक अक्षर की जो ध्वनि है उसको समझ लेती है या फिर पढ़ लेती है। वह क्या करने का प्रयास कर रही है। पहला है संकेत बनाना, जिसको हम बोलते हैं एनकोडिंग, या फिर संकेत खोलना जिसको बोलते हैं डीकोडिंग, या फिर अर्थ निर्माण, या फिर अर्थ के लिए पठन। तो अर्थ निर्माण की यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो ध्वनियों को समझ रही है, उसका अर्थ नहीं निकाल रही है ना। ये दोनों ऑप्शन अपने आप में सही नहीं है। अब हम समझते हैं कि संकेत बनाना, संकेत खोलना, इसमें से क्या सही है। इसमें से आपका सेकेंड वाला ऑप्शन सही है, डिकोडिंग। ये क्या होता है, किसी भाषा में जो लिखे हुए शब्द होते हैं या फिर वाक्य होते हैं उनको ध्वनि प्रतीकों में रूपांतरित करना डिकोडिंग कहलाता है। जैसे आपने अपने बच्चे को बोला कि बॉल, अब वो बच्चा उस शब्द को सुना और उसने ज्यों का त्यों उसको बोल दिया, उसको इससे कोई मतलब नहीं कि इसका अर्थ क्या है। तो वो क्या कर रहा है, वो डिकोड ही कर रहा है, आप जो बोल रहे हो उसका वो डिकोड कर रहा है। ठीक है, सिंपल। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। पहली कक्षा की अध्यापिका ने कक्षा की दीवारों पर इस तरह से जगह छोड़ी हुई है कि बच्चे कीरम काटे, जिसको हम स्क्रबलिंग कहते हैं, उसको बना सकें, चित्रकारी कर सकें। बच्चों की इन गतिविधियों को क्या कहेंगे। स्क्रबलिंग क्या होता है। स्क्रबलिंग जो है ना, जो आपने देखे होंगे जो छोटे बच्चे हैं वो पेज पे या दीवार पे आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते रहते हैं, है ना, वो कुछ भी लिखेंगे। तो वो क्या है, वो बेकार नहीं, ऐसा नहीं कि वो बच्चा कुछ भी कर रहा है, उसके लिखने की शुरुआत वहीं से हुई है और इसी को हम स्क्रबलिंग कहते हैं। वो जो आड़ी तिरछी रेखाएं बनाता रहता है
उसी को हम स्क्रिबलिंग कहते हैं, है ना, क्योंकि वही जो है बच्चे के लेखन का फर्स्ट स्टेज होता है। तो इससे क्या होगा, इन गतिविधियों से क्या होगा कि बच्चे में आरंभिक साक्षरता आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अधिगम के शुरुआती वर्षों में कौन सा उद्देश्य तुकबंदियों और शिशु गीतों का नहीं है? तो ये है आपका व्याकरणिक क्षमता का विकास, क्योंकि अधिगम का जो शुरुआती वर्ष होता है उसमें बच्चों को व्याकरण सिखाने की क्षमता पे विकास नहीं दिया जाता कि वो व्याकरण सीखे, क्योंकि जो व्याकरण सीखना होता है ये उच्च प्राथमिक स्तर पर चीज़ें होती हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पे बच्चों को व्याकरणीय नियम सिखाए जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को ये नहीं सिखाए जाते हैं कि आप आरंभिक के वर्षों में ही उनको व्याकरण सिखाने लगें। फिर देखेंगे हम अपना डिसलेक्सिया से क्या आशय है। डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया एक डिसऑर्डर है, लर्निंग डिसऑर्डर है, जिसको हम पठन संबंधी विकार बोलते हैं। आपने आमिर खान की मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, उसमें जो ईशान बच्चा है वो डिसलेक्सिया से उसको दिक्कत है। तो डिसलेक्सिया क्या होता है? ये एक पठन संबंधी विकार होता है। इसमें बच्चों को सब वर्णों को पढ़ने में दिक्कत होती है। जो सेम वर्ड होते हैं ना, उसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। जैसे वो गॉड को डॉग पढ़ देगा, टॉप को पॉट लिख देगा, 6 को 9 लिख देगा, 21 को 12 लिख देगा, क्योंकि ये सब सिमिलर वर्ड हैं और इसमें बच्चा जो है बहुत उलझ जाता है। पढ़ने के साथ साथ ये गलत लिखता भी है, क्योंकि ये तो नॉर्मल बात है कि अगर वो गॉड को डॉग पढ़ रहा है तो वो उसको डॉग ही लिखेगा, 6 को 9 पढ़ रहा है तो 9 ही लिखेगा। ठीक है, तो नॉर्मली है कि डिसलेक्सिया क्या है? तो ये एक पठन संबंधी विकार है। तो बच्चों में ये पठन विकार है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सीधे सीधे यहाँ पे राइट हो जाता है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होता है। अक्सर आपका लर्निंग डिसऑर्डर पे एक आध क्वेश्चन दे देते, जैसे डिसलेक्सिया हो गया, फिर अफेजिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया। ये सब चीज़ें क्या होती हैं ये भी आप पता कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये आता है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट, अश्विनी कक्षा 5 में पढ़ता है। कक्षा 3 तक आते आते उसे अपनी मातृभाषा में पठन कौशल का विकास हो चुका है। ठीक है, अब वह अंग्रेजी भी अच्छी तरह से पढ़ने लगा है। अंग्रेजी पठन की उसकी योग्यता में क्या प्रतिबिंबित हो रहा है? तो ये है इसका कौशल अंतरण। पठन कौशल उसका डेवलप नहीं हुआ है, मतलब वो अपनी भाषा तो उतने सीख ली, अब वह अंग्रेजी भी अच्छी तरह से पढ़ रहा है। तो जो उसका कौशल है उसका अंतरण हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, एक अध्यापक विद्यालय शिक्षा के बुनियादी वर्षों में बच्चों को भाषा की कक्षा में शब्द समूहों, शिशु गीत, तुकबंदियों और छोटी छोटी कहानियों से परिचित कराता है। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रहा है? मतलब वो अपने भाषा की कक्षा में क्या करता है? शब्द और शब्द समूह, शिशु गीत, तुकबंदी, छोटी छोटी कहानियाँ, ये सब बच्चों को वो सुनाता है, इनसे परिचित करवाता है। तो वो अपने कक्षा अधिगम में किस उपागम का, किस अप्रोच का अनुसरण कर रहे हैं? समग्र भाषा उपागम, शब्द विधि, स्वनिम उपागम या फिर समग्र वाक्य उपागम? तो इसमें जो आपका राइट है वो है फर्स्ट, समग्र भाषा उपागम। आगे देखेंगे, कक्षा 5 के विद्यार्थी को अपनी सर्वाधिक परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न दिया गया है। आप क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते? उससे निश्चित वाक्यों की पूर्ति कीजिए। उससे निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कीजिए। यह प्रश्न किस प्रारूप के अंतर्गत आएगा? बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय, पाठ से बाहर के प्रश्न या खुले अंतः वाले प्रश्न? तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि जो प्रश्न दिया गया है उसमें सर्वाधिक प्रश्न यही है, सर्वाधिक परीक्षा में यही प्रश्न है कि आप क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते। तो इससे बच्चों के बारे में पूछा गया है कि आप क्या पसंद करते हो या क्या पसंद नहीं करते हो।
तो वहाँ पे क्या होगा कि बच्चा अपनी बातों को रखेगा। तो अपनी बातों को अगर वो रखेगा तो एक वर्ड में तो रखेगा नहीं, इसमें ऑप्शन तो दिया नहीं है कि ये बहुविकल्पी है, इसलिए ये गलत है। ये लघु उत्तरी तो है नहीं कि एक लाइन में लिख दिया और हो गया, पाठ से बाहर वाली बात ही नहीं है। तो इसमें बच्चा क्या है, अपना ओपिनियन रखेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ें पसंद हैं और ये चीज़ें नहीं पसंद है, वहाँ पे वो खुल के बात करेगा, है ना। तो ये खुले अंतर वाले प्रश्न हो जाते हैं। फिर आगे देखेंगे, कक्षा 4 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को एक पाठ्य सामग्री देती है और वह प्रकृति पर अपना ही एक अनुच्छेद लिखती है। यह पाठ्य सामग्री किसके अंतर्गत आएगी? तो सिंपल है, ये सृजित की गई सामग्री, क्योंकि वो जो टीचर हैं उन्होंने खुद से लिखा है उस पे निबंध प्रकृति पे, मतलब खुद से उसका सृजन किया है, ठीक है, इसीलिए ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। फिर है कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 5 के समूह में बांटा गया। कक्षा 5 के जो विद्यार्थी हैं उनको 5 समूहों में बांटा गया, अलग अलग 5 समूह बनाए गए और उसमें बांटा गया और अपनी रुचि का विषय चुनने के लिए कहा गया। बच्चों ने समूह में थीम पर आंकड़ों का संग्रह किया और रिपोर्ट लिखी। भाषा अधिगम की इस गतिविधि को क्या कहेंगे? तो ये क्या है आपका? तो ये है आपका परियोजना कार्य, क्योंकि ये समूह कार्य नहीं। फिर है आपका, विद्यालयी बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम का नाम बताइए। वो है आपका भाषा संगम, कि भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने के लिए भारत सरकार ने जो कार्यक्रम चलाए हैं उसको कहते हैं हम भाषा संगम, ठीक है। इसके बाद आपका ये इंग्लिश है, तो आपका हिंदी यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके बाद हम मैथ्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप अच्छे से पढ़ाई करिए मन लगा के और प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें और खुश रहें।